हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट। तो यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, अब हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, पहला यूनिट था, वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे जाके देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना है जिससे सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको थोड़ा सा अटेंशन रख के, माइंड को अटेंशन रख के ही हमें चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी दिक्कतें नहीं तो आ सकती हैं, भूलने की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है चीजों को। सभी लेक्चर्स अटेंड करने हैं, सभी जो भी जितने भी नोट्स आपको दिए जाएं वो नोट्स आपको लेने हैं। तो प्रॉपर स्टडी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब असली जो फार्मेसी की पढ़ाई है वो फोर्थ सेमेस्टर से आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जैसे अगर आप जिस बच्चे ने मेडिसिनल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, उसकी फार्माकोलॉजी को पढ़ने में उसको काफी आसानी हो जाएगी, दिक्कतें नहीं आएगी, ड्रग्स वगैरह सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन में सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट सेकंड के अंदर, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जितने भी ड्रग्स काम करते हैं वो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के अंदर कंप्लीट होंगे हमारे। अब देख सकते हो आप कितना बड़ा ये टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस पार्ट में हम एक छोटा सा पार्ट इसका देखने वाले हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को करने के लिए, ड्रग को अपना एक्शन शो करवाने के लिए कौन कौन से रिसेप्टर हेल्प करते हैं। तो सारा जनरल ओवरव्यू इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है इन दो यूनिट्स के लिए, यूनिट्स सेकंड और थर्ड के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। जल्द ही बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, तो कोर्स भी आप अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम फोर्थ यूनिट में देखेंगे। पहले देखेंगे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, एएनएस के बारे में। ठीक है, तो मैं मोटा मोटी आप लोगों को समझा दूं तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम। कौन सा बोलते हैं? एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, थोड़ा लिखने में यहाँ पे दिक्कत आएगी तो मैं बोल रहा हूँ वो समझना आपको, बाकी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब जो हमारा एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम है उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो एडिनर्जिक मतलब ड्रग सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग इसको बोलते हैं, सिम्फेथोमाइमेटिक, और एक होता है सिम्फेथोलाइटिक। मतलब एक ड्रग तो होगी सेम रिसेप्टर पे काम करेगी जिसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, और दूसरा होगा हमारा एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट को क्या बोलेंगे? सिम्फेथोलाइटिक। एगोनिस्ट को हम बोलेंगे सिम्फेथोमाइमेटिक। ठीक है, इसको या तो एडिनर्जिक ड्रग बोल सकते हैं और एंटी एडिनर्जिक भी बोल सकते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है इसमें यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को होता है कि भाई कौन सा सिंपैथेटिक होता है, कौन सा पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। उसको सिंपैथेटिक को हमने बोल दिया एडिनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक को बोल दिया कोलिनर्जिक। अब एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट है, दो टाइप से ही इनका आगे क्लासिफिकेशन होगा। एडिनर्जिक एगोनिस्ट हो गया, एंटी एडिनर्जिक हो गया जिसको एंटागोनिस्ट बोल देते हैं हम, या फिर कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक हो गया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, जो आगे स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। बाकी थोड़ी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में भी, नेक्स्ट पार्ट में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये कॉमन चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे डिफाइन करना है इसको, तो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ गलत बोला होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पीएनएस में कन्वर्ट होता है। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमारा
ANS, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा इसका पार्ट होता है, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दूसरा होता है सोमेटिक, ठीक है, और CNS हमारा डिवाइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये चीज कॉमन है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है ये, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, पुपिल साइज एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो हमारी बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। एक तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने काम करता है, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हम हाथ इधर उधर करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम हमारे कंट्रोल में है ना, तो उस तरीके से यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, पुपिल साइज, ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, वो सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। किसके थ्रू, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए फंक्शंस की बात करें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले तो मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी की जो एक्टिविटी है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री रहता है, ना तो वो 38 जाता है ना 36 जाता है, तो इसको मेंटेन करने का काम किसका है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। तो ये जो मेंटेन की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट रेट को रेगुलेट करने का, एक पर जो 70 बीट पर मिनट होती है हार्ट की, उसको रेगुलेट करने का काम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। अगर कोई भी खराबी होती है तब जाके हार्ट रेट बढ़ता है या कम होता है सिस्टम में, ठीक है। कंट्रोल स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड का जो भी सिक्रेशंस है, स्मूथ मसल्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी होना है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। एडजस्ट बॉडी टू स्ट्रेस एंड इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में और स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ये बेसिकली एडजस्ट करेगा हमारी बॉडी को। कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखने का काम किसका है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। इसके बाद डिवीजन की बात करें तो डिवीजन मैंने बता दिया आपको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को हम बोल देंगे एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक को हम बोल देंगे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। अब बात करते हैं एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम की। तो एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम में काफी सारे पॉइंट आएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आते हैं एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग दैट एक्ट एज एडिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। मतलब कि एडिनर्जिक जो सिस्टम है हमारा, उसका एक मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको बोलते हैं एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। सिंपैथेटिक मतलब एडिनर्जिक नर्व भी बोल सकते हैं उसको, दैट एक्ट ऑन एडिनर्जिक रिसेप्टर। किस पे काम करता है, एडिनर्जिक जो रिसेप्टर होंगे उनपे ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करने वाला है और हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली काम करवाने वाला है। कौन करवाएगा, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस सहानुभूति तंत्र से निकलने वाले रासायनिक द्रव्य, सहानुभूति मतलब एडिनर्जिक सिस्टम है, हिंदी का नाम है, थोड़ा लगेगा अजीब आपको, लेकिन हिंदी में ज्यादा देखना नहीं है हमें। मेजर एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, याद रखना है बेटा। देखिए यही चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है हमारा नॉरएड्रेनालिन, ये हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं बेटा, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, नॉरएड्रेनालिन। दूसरा है एड्रेनालिन, हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। उसके बाद आता है डोपामीन, तो ये मेन 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनको हम एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं एडिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बाद में हम यूनिट सेकंड के अंदर स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को। मेजर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हो गए यहाँ पे,
नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये काम कहां पे करेंगे? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं वो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन क्या होता है? दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर कॉल्ड कैटाकोलामाइन बिकॉज दे कंटेन। अब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन, इन सभी को मिला के हमने बोल दिया है, इनका नाम रख दिया है कैटाकोलामाइन, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कैटाकोलामाइन किसको हम बोलते हैं, इन्हीं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को हम कैटाकोलामाइन बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? कैटेकोल न्यूक्लियस होता है, एमीन साइड चेन होता है, कैटेकोल संरचना के कारण कैटाकोलामाइन इनको हम बोलते हैं। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो हर एक ड्रग की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। और एक चीज, जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर जिस भी ड्रग के स्टार मार्क लगा हुआ है ना बेटा, उसका सिंथेसिस आपको याद करना है, ठीक है। और एसएआर एक पॉइंट होगा कि भाई हमें एसएआर पढ़ना है, एडिनर्जिक ड्रग का एसएआर पढ़ना है, सिंथेटिक ड्रग का एसएआर पढ़ना है। एसएआर प्लस सिंथेसिस दोनों ही चीजें आपके अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएआर और सिंथेसिस से आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसमें टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन का बायोसिंथेसिस मतलब बनता कैसे है कैटाकोलामाइन, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो। तो कैटाकोलामाइन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन। किससे बनता है? फर्स्ट एमिनो एसिड हमारा होगा टायरोसिन, ठीक है, इन एडिनर्जिक न्यूरॉन और एडिनल मेडुला। लोकेशन भी आपको पता चल गई कहां पे होता है, किसकी मदद से? फॉर्म द एमिनो एसिड टायरोसिन इन द एडिनर्जिक न्यूरॉन एंड एडिनल मेडुला। स्टेप ऑफ बायोसिंथेसिस देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले टायरोसिन कन्वर्ट होगा किसमें? डोपा में। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। रेट लिमिटिंग स्टेप इसको हम बोलते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है कि इन बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी है, तो टायरोसिन टू डोपा रेट लिमिटिंग स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। रिक्वायर H2 प्लस BH2। क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन, और BH2 यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जो डोपा है वो डोपामीन में कन्वर्ट होगा। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम होगा यहाँ पे हमारा डोपा डी कार्बोक्सिलेज, जो बेसिकली डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो डोपामीन है वो नॉर एड्रेनालिन, जो हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें कन्वर्ट होगा। डोपामीन भी एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर ही है। तो यहाँ पे एंजाइम हमारा इन्वॉल्व होगा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। आकर इन वेसिकल्स, वेसिकल्स में होगा। वेसिकल्स कहाँ होते हैं? जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो नॉर एड्रेनालिन है वो एड्रेनालिन में कन्वर्ट होगा। किसकी प्रेजेंस में? हमारा ये कन्वर्ट होगा PNMT, एक एंजाइम होता है हमारा, है, तो उसकी मदद से फिनाइल एन मिथाइल ट्रांसफरेज नाम इसका होता है, तो उससे ये कन्वर्ट होगा एड्रेनालिन के अंदर, ठीक है। आकर इन एड्रेनल मेडुला, और ये जो प्रोसेस होगी एड्रेनल मेडुला के अंदर होने वाली है, और डोपामिन टू नॉर एड्रेनालिन वेसिकल्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये कहां पे हो रही है ये स्टेप्स, ठीक है। रिक्वायर कोर्टिसोल, और इसको कोर्टिसोल स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी है? टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता है टायरोसिन टू डोपा, ठीक है। ये हमारा है सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस यूनिट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटाकोलामाइन। अब कैटाकोलामाइन तो हमारा बन गया, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये स्टोर कहाँ होगा, रिलीज कब होगा, कहां से होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो स्टोरेज की बात करें तो स्टोर इन सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये देखिए ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टोर रहता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया तो यहां से हमारा रिलीज होगा, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वेसिकल से रिलीज होकर दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो कंबाइंड विथ एटीपी एंड क्रोमोग्रेनिन, किसके साथ कंबाइंड में रहते हैं? एटीपी और क्रोमोग्रेनिन। रिलीज जो होता है नर्व इंपल्स कोज कैल्शियम इनफ्लक्स। जब नर्व इंपल्स मतलब कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होगा, उस कंडीशन में ये वेसिकल से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वेसिकल फ्यूजन के थ्रू, मतलब ब्रस्ट होगा वेसिकल, फ्यूज होंगे, उससे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे
निकलेंगे, ठीक है। रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस, मतलब वेसिकल से बाहर की ओर फेंक दिए जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। कैल्शियम प्रवेश से स्राव होता है, मतलब कि कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, अंदर आएंगे कैल्शियम रिसेप्टर से, तो वहां पे हमारा वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। एक प्रोसेस होती है कि कब जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ेगी तो कैल्शियम अंदर आएगा, इनफ्लक्स होगा और यहां से वेसिकल से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। एक छोटी सी प्रोसेस है स्टोरेज एंड रिलीज की, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है, नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया है। तो नोट्स जिस बच्चे ने नहीं लिए हैं तो गडारे फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके आप लोग ले सकते हैं। डिस्काउंट चाहिए तो गडारे फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैटाबोलिज्म या मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। हमने पढ़ लिया सिंथेसिस, अब इसका कैटाबोलिज्म की जरूरत है कि इसका ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो कैटाकोलामाइन आर मेटाबोलाइज्ड बाय टू एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम हैं? पहला एंजाइम है हमारा मोनोएमीन ऑक्सीडेज, जिसकी मदद से ये ऑक्सीडाइज होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होता है? एमएओ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, एक्ट इनसाइड न्यूरॉन। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, इसलिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो जो छोटे क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरा एंजाइम हमारा होता है कैटेकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज, COMT शॉर्ट में इसको बोला जाता है। तो ये भी मेटाबॉलिज्म करता है कैटाकोलामाइन का। प्रेजेंट इन लीवर एंड पेरिफेरल टिश्यूज, एक्ट ऑन सर्कुलेटिंग कैटाकोलामाइंस, ठीक है। तो ये दो हमारे एंजाइम्स हैं जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म करेंगे कैटाकोलामाइन का, ठीक है। फाइनल मेटाबोलाइट हमें क्या मिलेगा इनके मेटाबॉलिज्म से? सबसे पहले हमें मिलेगा वेनिल मेडेलिक एसिड, वेनिल मेडेलिक एसिड VMA मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मेटानेफ्रिन मिलेगा और नॉन मेटानेफ्रिन मिलेगा, और ये इंक्रीज VMA फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर वेनिल मेडेलिक एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाए, मतलब कि हमारा जो कैटाकोलामाइन है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ये हमारा VMA का अमाउंट है ज्यादा बढ़ रहा है, तो कौन सी डिजीज हो सकती है? फियोक्रोमासाइटोमा डिजीज कोज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हमारे रिसेप्टर्स की, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की, जिससे हम आगे से एक सेपरेट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके ड्रग्स, उसके SAR, उसका सिंथेसिस, वो सब कुछ देखने वाले हैं। एडिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? एडिनर्जिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट रेस्पॉन्ड टू एड्रिनल और नॉर एड्रिनलिन। बेसिकली रिसेप्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एडिनर्जिक रिसेप्टर है वो किस टाइप का होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये याद रखना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाला है, 1 मार्क्स में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। और जो हमारे एडिनर्जिक रिसेप्टर हैं वो किसके रेस्पॉन्ड में काम करते हैं? कौन से हमारे ड्रग्स उस पर काम करेंगे? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये नेचुरली हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। ऐसे ही ड्रग बाहर से भी दिए जाते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो एड्रेनलिन से क्रिया करने वाले रिसेप्टर होते हैं हमारे एडिनर्जिक रिसेप्टर। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है अल्फा रिसेप्टर, दूसरा आता है हमारा बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा के अंदर कौन कौन से आते हैं? सब टाइप, अल्फा 1 आएगा, अल्फा 2 आएगा, बीटा रिसेप्टर में हमारे बीटा 1 आएगा, बीटा 2 आएगा और बीटा 3 आएगा। इन सभी की लोकेशन अलग अलग होती है, कौन कहां पे प्रेजेंट होता है उसी के हिसाब से काम करेगा। अलग अलग रिसेप्टर के लिए अलग अलग ड्रग आएगी, वो ड्रग का क्लासिफिकेशन आगे हम देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि एडिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद बात करें अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर है, ठीक है, अल्फा 2 है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर की लोकेशन क्या है? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, कोई भी दिक्कत है, जो ड्रग यूज होगी वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी। आई डिजीज में आई रेडियल मसल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर लोकेटेड होता है, प्रोस्टेट में अल्फा 1 रिसेप्टर लोकेटेड होता है, ब्लेडर स्पिंचर में अल्फा 1 रिसेप्टर लोकेटेड होता है। क्या एक्शन ये करते हैं? वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, माइड्राइसिस कोज करेंगे, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन करेंगे क्योंकि ये ब्लैडर स्पिंचर्स में प्रेजेंट है। मैकेनिज्म क्या होगा? जीक्यू प्रोटीन, मतलब जीक्यू एक टाइप है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, और IP3
और डीएजी को इंक्रीज करेगा, जिससे कैल्शियम आयन इंक्रीज होंगे। IP3 डीएजी हमारे सेकंड मैसेंजर्स होते हैं जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होती है वैसोकंस्ट्रिक्शन, माइड्राइसिस, यूरिनरी रिटेंशन। ये काम है अल्फा 1 रिसेप्टर के, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर की। लोकेशन क्या होती है? प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग, नर्व जो एंड होती है, प्री सिनेप्टिक जो पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्शन क्या होता है इनका? इनहिबिट करेंगे नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज, जो वेसिकल से नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है उसको ये रोकेंगे, ठीक है। डिक्रीज करेंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए हम अल्फा रिसेप्टर का यूज करते हैं, इस पे जो भी ड्रग काम करती है उसको यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे करेगा? जीआई, देखिए जीक्यू भी हमारा रिसेप्टर है, जीआई भी है, तो जो सेकेंड मैसेज सीएमपी को डिक्रीज करेगा। इस तरीके से हमारा काम करता है। मोटा मोटिव हमने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, बाकी आगे धीरे धीरे आपको समझ जाएंगे। अब आता है हमारा बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है, लोकेशन है इसकी हार्ट पे प्रेजेंट होगा, किडनी के जो जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस जो सेल्स होते हैं। एक्शन क्या है? देखिए याद रखना, ये जो बेसिक लेक्चर जिस बच्चे ने देखा है उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। वे वहां पे बोलूंगा कि भाई बीटा 1 है जो हार्ट रेट को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बीटा 1 ही लोकेटेड होता है हार्ट के ऊपर। बीटा 2 की बात करेंगे तो बीटा 2 बेसिकली लंच में प्रेजेंट होता है, तो अस्थमा जैसी रिलेटेड डिजीज के अंदर बीटा 2 पे काम करने वाली ड्रग दी जाएगी, ठीक है। एक्शंस की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा रेनिन रिलीज करवाएगा किडनी से। मैकेनिज्म है जीएस प्रोटीन जो होता है इंक्रीज करेगा सीएमपी को, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब बात करें बीटा 2 रिसेप्टर की, लोकेशन है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, यूट्रस में और स्केलेटल मसल्स वेसल्स में। तो ये लोकेशन है इसकी। एक्शन क्या करेगा? ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है। वेसोडाइलेशन करेगा यूट्रस में, और यूटेराइन रिलैक्स करेगा, ठीक है, वेसोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल्स और यूटेराइन रिलैक्स इन यूट्रस, ठीक है। आगे आता है हमारा बीटा 3 रिसेप्टर। लोकेशन है इसका एडिपोड टिश्यू के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये कुछ लोकेशन है इसकी। लाइपोलाइसिस करेगा, ब्लैडर रिलैक्सेशन ये करेगा, ठीक है। तो ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, क्या कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने देख लिया वैसे तो एक बार देख लेते हैं। अल्फा 1 ब्लड वेसल्स के अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। अल्फा 2 प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज को कम करेगा। एक जनरल समरी है, देख लीजिए यहाँ पे। बीटा 1 हार्ट के अंदर इंक्रीज करेगा हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बीटा 2 ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। बीटा 3 एडिपोड टिश्यू लाइपोलाइसिस करेगा। तो ये हमारा एक तरीके से रिसेप्टर का एक समरी कंक्लूजन आप लोगों को यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो ये हर एक बच्चे को देखना है, अच्छे से समझना है चीजों को। अब हमारी असली जो क्लासिफिकेशन है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एडिनर्जिक, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सब कुछ स्टार्ट होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े बेटा। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।